एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की सीरीज चल रही है, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 21 से लेकर के सेक्शन नंबर 30। तो फिर आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको आपके नोट्स चाहिए जो कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ हैं, तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 21 की, दैट इज रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, पिंकू एक एम्प्लॉय है XYZ कंपनी का। पिंकू ने बड़ी मेहनत से पूरी लगन पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करा जो भी उसको एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता था, और उसके एम्प्लॉयर ने उसे बोला था कि आपको बोनस जरूर मिलेगा। अब हो सकता है पिंकू को वो बोनस अग्रीमेंट के थ्रू, अवार्ड या सेटलमेंट के थ्रू मिलना था, लेकिन बोनस मिलना था। बट पता क्या होता है, पिंकू का जो एम्प्लॉयर था वो बड़ा ही चुस्त चालाक निकला। उसने पिंकू को बोनस दिया ही नहीं। तो अब बेचारा पिंकू जो एम्प्लॉय है वो क्या करे? तो यहाँ पर कहते हैं अब वो एम्प्लॉय क्या करेगा, या तो पिंकू खुद, या फिर पिंकू क्या है, चिंकू को रिटर्न परमिशन दे सकता है कि मेरी जगह तू जा। या फिर अगर मान लो पिंकू इस दुनिया में ही नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो फिर उसके जो भी फैमिली मेंबर्स है, जो भी उसका लीगल हायर्स है, वो लोग क्या करेंगे? ये लोग ये क्या है, गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि सुनिए हमारा क्या है, बोनस का पेमेंट नहीं मिला, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें बोनस नहीं दिया जो कि मिलना बनता था। तो अब यार सरकार क्या करेगी? जो गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज ऑफिसर होते हैं, ये पहले ये देखेंगे कि क्या सच्ची में पिंकू जो भी बोल रहा है वो सही बात है, क्या सच्ची में यार इसको बोनस देना बनता था और इसे नहीं मिला। अगर उन्हें लगता है कि हाँ पिंकू यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा था, इसे बोनस का अमाउंट मिलना बनता था, लेकिन इसके एम्प्लॉयर ने उसे वो अमाउंट नहीं दिया, तो अब यहाँ पर क्या है, सरकार एक सर्टिफिकेट देगी किसे? कलेक्टर को। वो कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर सब समझ रहे होंगे, वो पैसा कलेक्ट करेगा, मतलब एम्प्लॉयर से वो उस पैसे की रिकवरी करवाएगा, रिकवर करेगा। जो पैसा पिंकू देना बनता था ना, वो पैसा अब कलेक्टर क्या है, एम्प्लॉयर से रिकवर करेगा। किस तरीके से? बिल्कुल वैसे ही जैसे लैंड रेवेन्यू का एरर जो पैसा होता है ना, जमीनी जो पैसा वसूल किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो जो कंप्लेंट है वो किस दिन या कितने दिन के विदिन एक एम्प्लॉय कर सकता है सरकार को, गवर्नमेंट को? तो फिर मान लीजिए 31 मार्च 2025 को वो दिन था जब पिंकू को बोनस का पैसा मिलना था, जो कि उसके एम्प्लॉयर ने उसे नहीं दिया। अब क्या है, जिस दिन अमाउंट मिलना था उस दिन से लेकर के विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर क्या है, एम्प्लॉय या तो खुद, या अगर उसने किसी को रिटर्न परमिशन दे करके रखी है वो पर्सन, या फिर अगर वो एम्प्लॉय इस दुनिया में नहीं है तो जो भी उसके फैमिली मेंबर्स या फिर लीगल हायर्स हैं वो लोग, ये क्या है, जाकर के गवर्नमेंट को बोलेंगे कि प्लीज हमारे बोनस का पैसा रिकवर करवा दीजिए, हमें दिलवा दीजिए। समझ गए? जिस दिन पैसा मिलना था बोनस का, उस दिन से लेकर के विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ही आप कंप्लेंट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए वो 1 साल का समय पूरा हो गया और पिंकू कहता है यार अब क्या करूं, तो क्या वो सोच रहा है क्या यार मैं 1 साल के बाद अब कंप्लेंट कर सकता हूँ? कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार ये भी तो पूछेगी ना, बेटा पूरा 1 साल का समय था, ये 1 साल निकालने के बाद क्यों आया है? तो यहाँ पिंकू को अब ऐसा एम्प्लॉय एक वैलिड रीजन देना होगा कि ये कारण था जिसकी वजह से मैं उस विदिन 1 ईयर के बीच क्या है, कंप्लेंट नहीं कर सका था, मैं लेट हो गया हूँ कंप्लेंट करने में। समझ गया? तो आपके पास जेन्युइन रीजन है तभी सरकार आपकी बात मानेगी, अदरवाइज फिर नहीं, वरना फिर टाइम गया। समझ गए ना? लेकिन हाँ, अब अभी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि पिंकू XYZ कंपनी में काम करता है, तो वो एम्प्लॉय है। लेकिन सोचिए पिंकू ने किसी वजह से उस कंपनी में काम छोड़ दिया था, लेकिन उसको बोनस का पैसा मिलना था जो एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, तो क्या यहाँ पे अब वो एम्प्लॉय नहीं कहलाया जाएगा? कहलाया जाएगा। सो यहाँ पर कहते हैं कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में यहाँ पर इन्होंने उन लोगों को भी इंक्लूड करा है जिन्होंने भले ही उस कंपनी में काम करना छोड़ दिया है, रिटायर हो गए हो सकते हैं वो लोग, लेकिन अगर उनका बोनस का पैसा मिलना बनता था और नहीं दिया गया तो उनको भी यहाँ पर एम्प्लॉय ही माना गया है।
Now let's talk about section number 22, that is reference of disputes under the act. Just imagine, अब एक बार फिर से इमेजिन करो, पिंकू कौन है? एम्प्लॉय है। टॉमो कौन है? उसका एम्प्लॉयर है। दरअसल पता क्या होता है, ये पिंकू और टॉमो मतलब कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं यार। किस बात को लेकर के? बोनस को लेकर के। ठीक, एक तो ये मामला जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बोनस को लेकर के इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक, दूसरा, आप लोगों ने समझा होगा प्रीवियस वीडियो में कि पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज के ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई होता है। अब मान लो एबीसी एक पब्लिक कंपनी है, वो यार इस कंफ्यूजन में है कि मैं क्या समझूं, मेरे ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता है। वो भी इस कंफ्यूजन में है। वो कहती है कि अप्लाई नहीं होता, लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी कंपनी पे अप्लाई होता है, तो वो भी अपने इस चक्कर में, इस डिस्प्यूट में फंसी बैठी है। तो ये दोनों मामले, पहला कौन सा जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर डिस्प्यूट कर रहे हैं बोनस को लेकर के, दूसरा मामला, दूसरा सिनेरियो जिसमें पब्लिक कंपनी इस बात को लेकर के फंसी बैठी है कि हम पर बोनस एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो इन दोनों सिनेरियोस को क्या है कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। सो इसीलिए ये जो मामला है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 जो है ना, उसके अंडर जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही बताया गया था। बहुत सिंपल सेक्शन है ना, क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 23। ये सेक्शन ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। अब ना यहाँ पर मान लीजिए बोनस को लेकर के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मतलब के तहत क्या है, केस चल रहा है, मतलब किसी आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल के सामने क्या केस चलता है बोनस को लेकर के। और यहाँ पर फ्रेंड्स एम्प्लॉयर पता कौन है, ध्यान से सुनना ये सेक्शन, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में मिलता जुलता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सेक्शन 23 कहता है कि जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, ठीक है, किसी भी आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल के सामने वो केस चल रहा है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयर किसी बंदे को नहीं समझ रहे, कोई टोमू पिंकू चिंकू नहीं। एम्प्लॉयर कौन? कंपनी, एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी, एक कॉर्पोरेशन को यहाँ पे एम्प्लॉयर समझा जा रहा है। क्लियर, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मान लो जो वो कॉर्पोरेशन है या वो कंपनी है, ठीक, वो क्या है, उनकी कंपनी की जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी बैलेंस शीट है, मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या है, उस आर्बिट्रेटर या फिर ट्रिब्यूनल के सामने पेश करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जो पेश कर रही है ना ट्रिब्यूनल के सामने, वो प्रॉपरली ऑडिटेड है। ठीक है, वो सीएजी के द्वारा मतलब ऑडिटर के द्वारा क्या है, प्रॉपरली ऑडिट किए हुए हैं। और ऑडिट होने के बाद ही वो उन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या है, ट्रिब्यूनल के सामने रखती है, पेश करती है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अब तीसरा पॉइंट ये है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली ऑडिट होने के बाद पेश की गई है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल ये मान लेगी कि इसका मतलब है कि ये ऑडिटेड ही तो आई है हमारे पास, तो इसका मतलब कि 100% सही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक, वो ये मान लेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए, हो सकता है। अब वो ये ट्विस्ट है, अगर मान लो, सबसे पहला पॉइंट तो मेन यही है कि अगर ऑडिट करी हुई अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रिब्यूनल के सामने पेश करते हो, तो वो आराम से बैठ जाएगी, ट्रिब्यूनल ऑडिट होके आई है, ठीक है, मतलब सही ही है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल को शक हुआ, उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो क्या करेगा, तो फिर यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या है, भले ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होकर के आई हैं, वो क्या कर सकती हैं, ऑर्डर दे सकती हैं उन्हें अपनी तरफ से, मतलब ट्रिब्यूनल क्या है, इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे सकती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन या जो भी चेकिंग है वो करवा सकती है। क्लियर। अच्छा, अब एक और पॉइंट आ गया इसी में। अगर मान लो उस कंपनी की, ठीक है, एक्स, अब एग्जाम्पल से समझना, मान लो XYZ एक कंपनी है, उनका कोई केस चला और ट्रिब्यूनल के सामने उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रॉपर ऑडिट करने के बाद ही पेश किए, तो ट्रिब्यूनल कहते ठीक है, ऑडिट होकर के आए हैं, मतलब सही है सब, है ना जी। लेकिन इस XYZ कंपनी की या तो ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन नहीं है, मान लो जो एम्प्लॉइज है, इन्हें लगता है कि नहीं, ये जो भी बैलेंस शीट आपके सामने पेश करी गई है, हमें इसमें कुछ डाउट है, हमें क्लैरिफिकेशन दो। अगर मान लो ट्रेड यूनियन ने ये डिमांड कर दी है कि आपकी जो भी ये बैलेंस शीट हमारी कंपनी ने आपके सामने पेश करी है ना, हमें इसकी प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस दो, हमारे डाउट्स क्लियर करो। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये जो ट्रेड यूनियन या फिर एम्प्लॉइज क्लैरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, वो मांग कुछ मायने नहीं रखती, एवं बोल रहे हैं, कुछ जरूरत नहीं है इनको क्लैरिफाई करने की,
तो क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स अब एग्जांपल सुनो, मान लो वहां पर बैलेंस शीट में जो एक्सपेक्टेड कंपनी थी उसने ये शो करा हुआ था, अपने कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस शो करे हुए थे 50 लाख के, और उन्होंने ये शो किया हुआ था कि हमने बोनस इसलिए अपने एम्प्लॉयज को नहीं दिया क्योंकि हमारी कंपनी को इस बार प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हमारी कंपनी घाटे पे गई है। और उन्होंने बैलेंस शीट में अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस शो कर दिए जी 50 लाख के, देखो जी हमारी कंपनी में इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन जो ट्रेड यूनियन वाले हैं उनको डाउट हुआ, जैसे ये कौन से मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, हमें भी तो क्लियर करो। तो ट्रेड यूनियन यहाँ पर ट्रिब्यूनल के सामने कहती है कि बैलेंस शीट में ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस बताए हैं ना, जरा हमें इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए। अब ट्रिब्यूनल को लगता है कि इनकी डिमांड तो बिल्कुल जेन्युइन है, बात तो सही है। तो यहाँ पर अब ट्रिब्यूनल उस कॉर्पोरेशन को, उस कंपनी को क्या है, ये ऑर्डर देगी कि विद इन वो 7 डेज, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी उसको ठीक लगता है, वो यहाँ पे ऑर्डर दे देगी आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने ट्रेड यूनियन को ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस की प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दीजिए। और जितना हमने समय दिया, मान लो उन्होंने 7 दिन दिए, तो मतलब आपको 7 डेज के विद इन क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। नो डिले, डिले नहीं चलेगा, देरी नहीं चलेगी। समझ गए? तो बस यहाँ पे यही 3 बातें थी। सबसे पहले अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्विक रिवीजन कर लो। सबसे पहले कि अगर किसी ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के पास आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली ऑडिट करी हुई पेश करते हैं तो ट्रिब्यूनल मान लेता है कि वो सही होगी। दूसरा, लेकिन फिर भी अगर ट्रिब्यूनल को शक हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो अपनी तरफ से उन्हें इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। ठीक। तीसरा, अगर एम्प्लॉइज या फिर ट्रेड यूनियन को कोई भी डाउट होता है या वो किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और ट्रिब्यूनल को लगता है कि उनकी डिमांड ये जेन्युइन है क्लैरिफिकेशन की, तो वो कंपनी को ऑर्डर दे देगी कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको इन्हें ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। बस इसमें यही 3 मेन बातें थी। आई होप आपको सेक्शन 23 क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर से बोलूंगी, याद रखना सेक्शन 23 में जो एम्प्लॉयर है वो पिंकू चिंकू नहीं है, वो एक XYZ कंपनी या फिर ABC कंपनी है, वो एक कंपनी, वो एक कॉर्पोरेशन है। ठीक फ्रेंड्स, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 24, दैट इज ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज नॉट टू बी क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सेक्शन 23 में मैं क्यों बोल रही थी कि ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयर कौन है, एक कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन, है ना। अब सेक्शन 24 में कहते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर पता कौन है, एक बैंक, यहाँ पर बैंक एम्प्लॉयर है। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयज पिंकू चिंकू ही है, ठीक है। हाँ जी, तो एम्प्लॉयर कौन है, बैंक। दैट मीन्स यहाँ पर बैंक और उनके एम्प्लॉयज के बीच में क्या है, बोनस को लेकर के डिस्प्यूट अराइज हुआ। अब हम जानते हैं अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में बोनस को लेकर डिस्प्यूट होता है तो आप लोग ये बताओ केस कहाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के पास से केस जाएगा। ये पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या होगा फ्रेंड्स, जो बैंक है ना वो अपनी जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना प्रॉपर ऑडिट होने के बाद क्या है ट्रिब्यूनल के सामने पेश कर देगा। लेकिन जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में समझा था कि जो एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन वाले होते हैं वो कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर अपने सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, है ना। लेकिन ये वाले सिनेरियो में, अब बैंक वाले केस में क्या होता है, कहते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनके पास ये हक नहीं होता, मतलब वो बैंक के अकाउंट्स के ऊपर अपना कोई सवाल नहीं उठा सकते। समझ गए। लेकिन हाँ, छोटी सी छूट उनको भी मिली है, मतलब कि मान लो वो कहते हैं यार हमें कैसे पता चलेगा हमें जो बोनस मिला है वो सही मिला है ना। कहते हैं हमें कम भी तो दिया, हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट बहुत हुआ हो। तो कहते हैं ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 34A के तहत जितना अलाउड है बस उतनी ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही आप मांग सकते हो अपने बोनस को वेरीफाई करने के लिए। अदरवाइज आप प्रॉपर अकाउंट्स की जितनी इंफॉर्मेशन है वो नहीं ले सकते, आप उनके अकाउंट्स पे सवाल नहीं उठा सकते। बस जितना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थोड़ा सा आपको एक छूट दे देता है लिमिटेड इंफॉर्मेशन की, उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। बिकॉज फ्रेंड्स जो बैंक्स की इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहती है ना। तो समझ गए ना, बस इतना ही डिफरेंस था कि यहाँ पर एम्प्लॉयर बैंक है और दूसरा यहाँ पर उनके एम्प्लॉयज जो हैं वो अकाउंट्स के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। सिर्फ छोटी सी छूट है कि आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप पूरी किताब आपके सामने खुलकर नहीं आएगी, सिंपल भाषा में बोलूं तो। समझ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25, दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स नॉट बीइंग कॉर्पोरेशंस और कंपनीज। फ्रेंड्स यहाँ पर ना अब एम्प्लॉयर्स पिंकू चिंकू टॉमू ही है,
मतलब कि अब सेक्शन 25 कहता है कि एम्प्लॉयर ना ही तो कोई कंपनी है, ना ही कॉर्पोरेशन, ना ही बैंक, कौन है? एक पर्सन। हमारे एग्जाम्पल में कौन है? टॉमू। ठीक, अब बातें रिपीट होंगी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है? बोनस को लेकर के डिस्प्यूट। केस कहाँ चला? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल के पास। एम्प्लॉयर कौन है? टॉमू। वो क्या है? जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉपर ऑडिट करी हुई पेश कर देगा। किसके पास? बिल्कुल ठीक, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल क्या करेगी? वो मान लेगी क्योंकि ऑडिट होके आई थी कि ठीक है जी सही ही होंगी। फिर वही बात रिपीट हो जाएगी कंपनी वाली जैसे थी कि उसको अगर डाउट हुआ तो वो दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवा लेगी। ये तो था सेक्शन 23 से मिलता जुलता बिल्कुल सिनेरियो। सिर्फ इतना डिफरेंस था कि यहाँ पर एम्प्लॉयर अब एक पर्सन है। ठीक, अब इससे में दूसरा सीन आता है। अगर मान लो यार, जस्ट इमेजिन, जो टॉमो जी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करी थी वो ऑडिट नहीं की हुई, वो विदाउट ऑडिट रिपोर्ट ही वो दिखा रहा है अपने। तो फिर यहाँ पर कहते अब ट्रिब्यूनल क्या है? ऑर्डर देगी टॉमू को, ए टॉमू चल जल्दी से अपने अकाउंट्स ऑडिट करवा के ला। अब तीसरा सीन पता क्या बन गया? जो टॉमू है ना वो पक्का ढीठ है, मैं नहीं करवानी कहता ऑडिट ऑडिट, या फिर उसने कहा छोड़ इग्नोर करो, कौन कराए ऑडिट, है ना? तो मतलब या तो एम्प्लॉयर इग्नोर कर रहा है या वो मना कर रहा है। अब ट्रिब्यूनल फिर क्या करेगी? ट्रिब्यूनल यहाँ पर खुद से एक ऑडिटर अपॉइंट करवा करके वो सारे अकाउंट्स ऑडिट करवाएगी। चलो जी, जैसे तैसे ऑडिट हो गए। अब क्या होगा? ट्रिब्यूनल मान लेगी कि ये बिल्कुल ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको बोला ना कि जो ट्रिब्यूनल है उसने खुद से अपॉइंट करा ऑडिटर, तो वो ऑडिटर पैसा तो लेगा, लेकिन उस ऑडिटर का वो ऑडिटिंग का जो भी खर्चा आया है वो कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर या ट्रिब्यूनल? आपको क्या लगता है? एम्प्लॉयर के सर पे ही वो पैसा का बम फूटेगा। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पर फिर वो खर्चा जो भी ऑडिटिंग का आया होगा वो एम्प्लॉयर ही भरेगा। सो आई होप आपको सेक्शन 25 भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो इसमें भी ये 3 ही सीन बनते थे, क्लियर हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 26। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से याद करवा दूं कि अगर आपको इस एक्ट के नोट्स चाहिए जो कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में है एंड एग्जांपल्स के साथ है, तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंड हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सभी एक्ट के नोट्स की फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट एट ₹89 पर मंथ। आप लोगों की पिज्जा कॉस्ट से भी कम, तो इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। सो मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें अगर आपको सभी एक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट चाहिए। प्रॉपर जितने भी एक्ट्स है डिटेल में एग्जांपल्स के साथ ही समझाए गए हैं। तो फिर अब समझते हैं कि सेक्शन 26 क्या कहता है। ये है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स। कहते हैं जो एम्प्लॉयर है, आपकी कंपनी के जितने भी रजिस्टर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपरली मेंटेन करके रखो। कहते जैसे कि आपके एम्प्लॉयज की लिस्ट, उनकी अटेंडेंस, उनकी बोनस की कैलकुलेशन, ये सब कुछ जितना भी आपके रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपरली मेंटेन करो। किस फॉर्मेट में? जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी मैनर में, उसी फॉर्मेट में क्या है आप मेंटेन करेंगे। तो बहुत सिंपल सेक्शन है ये, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 27, दैट इज इंस्पेक्टर्स। फिर कहते हैं जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, अब जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेबल है। ठीक, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो क्या है? नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ लोगों को इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करती है। और कौन सा इंस्पेक्टर? मान लीजिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने पिंकू, चिंकू, टिंकू, मिंकू, इनको क्या है इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया है नोटिफिकेशन के जरिए। लेकिन यार अब ये चारों कौन से काम करेंगे, किस एरिया में काम करेंगे, मतलब इनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ वर्क क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अब इंस्पेक्टर करेगा क्या? देखो ये बातें ना आपने फैक्ट्रीज एक्ट ले लो, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, ESI एक्ट, ये सब में समझी हैं। तो यहाँ पर भी वही बातें हैं। इंस्पेक्टर के केस में फ्रेंड्स याद रख लेना कि यही काम करने इसने, ये किसी भी फैक्ट्री में घुस सकता है, मतलब जा सकता है। ठीक है जी, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, उन्हें चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, उनकी फोटो ले सकता है, उनकी कॉपी करवा सकता है। ठीक है जी, क्योंकि हम बोनस एक्ट समझ रही है तो यहाँ पर ये पूछताछ कर सकता है कि आपको बोनस मिलता है टाइम पर या नहीं, या कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी
एम्प्लॉय को बोनस नहीं दिया गया था, तो ये सब बातें ही ये करेगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही गए हो। तीसरी बात आ जाती है, ये भी आप लोग जानते हो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत इंस्पेक्टर को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर इसको बोनस एक्ट के रिलेटेड, अगर हम बोनस एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग इसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसे प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। किसको? एम्प्लॉयर को। अगर कहते हैं एम्प्लॉयर या कंपनी में कोई भी क्या है, इसे इंफॉर्मेशन देने से मना करता है, ये कंपनी में एंट्री करने से मना करता है, इसके काम में किसी भी तरीके से रुकावट लाता है कोई, तो उस बंदे के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब एक फिफ्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है फ्रेंड्स कि बैंकिंग कंपनीज के केस में, कौन सी कंपनीज? बैंकिंग कंपनीज के केस में कहते हैं जो इंस्पेक्टर है ना, वो भी बस लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही ले सकता है, जितनी की बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 34A में इंफॉर्मेशन लेना अलाउड है, बस। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंस्पेक्टर को भी नहीं मिलेगी। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Great. Now let's talk about section number 28, that is penalty. यार एक बात बताओ, पेनल्टी लगना बुरी बात है ना? बुरा हुआ ना ये? बुरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैड, BAD, बैड। बी से अगर कहते हैं आपने बोनस एक्ट के रूल्स तोड़े, जैसे कि आपने एम्प्लॉयज को बोनस नहीं दिया, या बोनस की कैलकुलेशन में गड़बड़ी करी, या बोनस एक्ट के रिलेटेड कोई भी रूल आपने तोड़ा, समझे? ए से अब अथॉरिटी की आपने बात नहीं मान ली, मान लो आपको गवर्नमेंट के किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर ने, या जैसे कि अब हमने इंस्पेक्टर की बात करी थी, मतलब किसी अथॉरिटी ने आपको कोई ऑर्डर दिया, फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर ने एम्प्लॉयर को बोला कि आप हमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, एंड एम्प्लॉयर ने डॉक्यूमेंट दिखाने से मना कर दिया, तो यहाँ पर इस केस में भी बी से बोनस एक्ट के रूल्स तोड़े, ए से अथॉरिटी की बात नहीं मानी, तो डी से ना दंड मिलेगा। समझ गए? मतलब कि फिर पनिशमेंट मिलेगी। क्या दंड मिलेगा यार, क्या पनिशमेंट होगी? 6 महीने तक की जेल, या फिर 1000 तक का फाइन, या फिर बोथ। तो BAD बैड से याद रह जाएगा, बी से बोनस एक्ट के रूल्स तोड़े, ए से अथॉरिटी की बात नहीं मानी, तो डी से दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। सो आई होप आपको सेक्शन 28 भी क्लियर हो गया। Good. Now let's talk about section number 29, that is offenses by companies. Friends, ये भी आपने पहले भी बाकी एक्ट्स में भी बात समझी हुई है। अगर मान लीजिए एक एक्सपर्ट कंपनी है और यहाँ पे उसके ऊपर ये केस है कि इन्होंने क्या है, बोनस की कैलकुलेशन में गड़बड़ियां करी है ताकि एम्प्लॉयज को बोनस या तो ना देना पड़े या बहुत कम देना पड़े, है ना? तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या है, कंपनी का जो भी इंचार्ज है, मतलब उनके वो HR मैनेजर हो सकता है, वो कंपनी का मैनेजर, वो हेड हो सकता है, कंपनी के CEO, ऑफिसर्स वगैरह, ये सब फंसेंगे, इन सबको गिल्टी माना जाएगा। क्यों भाई, कंपनी आप लोग चला रहे हो तो पता होना चाहिए आपको, इसलिए कंपनी के साथ साथ ये सब लोग भी जिम्मेवार माने जाएंगे। लेकिन मान लो इनमें से पिंकू है, HR डिपार्टमेंट का मान लो हेड है, और उसने ये प्रूव कर दिया कि जी मेरे को तो सच्ची में कुछ नहीं पता था, ये गड़बड़ी कब हो गई, उसने इस बात को प्रूव कर दिया, तो पिंकू बच जाएगा। ऐसे ही मान लो जो चिंकू है, वो इस कंपनी का मैनेजर था और उसने बोला अरे यार मैंने तो बड़ी ही कोशिश करी कि ये लोग ऐसी गड़बड़ी ना करे, इतना बनाया, इतना समझाया, नहीं समझे, मैं क्या करूं, मैंने पूरी कोशिश करी थी। तो मतलब चिंकू ने भी अपनी इस बात को प्रूव कर दिया कि उसके अकेले की नहीं चली यार, मैं क्या करूं, तो फिर वो भी बच जाएगा। पहला सिनेरियो समझ गए कि कंपनी ने अगर गड़बड़ी करी कुछ भी बोनस एक्ट के रूल्स के अगेंस्ट, तो फिर कंपनी को चलाने वाले सब फंसेंगे, लेकिन कोई प्रूव कर दे कि वो इनोसेंट था तो वो बच जाएंगे। दूसरा, अगर मान लो एक कंपनी का कोई स्पेसिफिक पर्सन है, मान लो टोमू, और ये बात प्रूव हो गई कि इसने या तो टोमू ने क्या है फ्रेंड्स जानबूझकर प्लान बनाया गड़बड़ी करने का, या फिर इसने क्या है निग्लेक्ट करा, या फिर इसने कंसेंट दी, मतलब मिली भगत थी इसकी भी उस कैलकुलेशन में गड़बड़ी करने में, तो वो स्पेसिफिक पर्सन जरूर 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 फिर क्या है गिल्टी माना जाएगा और उसे सजा मिलेगी। तो ये दो बातें थी। यहाँ पर कंपनी फ्रेंड्स कोई फर्म भी हो सकती है एंड डायरेक्टर यहाँ पे पार्टनर, ठीक भी हो सकता है। सो आई होप आपको सेक्शन 29 भी क्लियर हो गया ना? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 30। यहाँ पर पता क्या बोला गया फ्रेंड्स, कहते कोई भी कोर्ट है,
वो ये जो केस है ना बोनस बोनस वाला अभी जो चल रहे हैं, ये जो भी कहते हैं ये केस है, वो तब तक स्टार्ट नहीं करेगी जब तक हम लोग जाके कंप्लेंट नहीं कराते। जो सब बात कहते कि वो जो कोर्ट है ना, वो तब तक केस स्टार्ट नहीं करेगी जब तक कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर, अब ये ऑथोराइज्ड ऑफिसर बोले तो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में वो बंदा एटलीस्ट रीजनल लेबर कमिश्नर होना चाहिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट के केस में वो लेबर कमिश्नर होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब कोई भी रैंडम एम्प्लॉय उठ करके अब इनको उठ के जा रहा है कंप्लेंट करने, नहीं कर सकता। कोई भी ट्रेड यूनियन का बंदा उठ के जा रहा है या ट्रेड यूनियन वाले जा रहे हैं, नहीं कर सकता। या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर उसके द्वारा ऑथोराइज्ड ऑफिसर ही कंप्लेंट करेगा, तभी क्या है जो कोर्ट है वो उस केस को स्टार्ट करती है। एक तो ये बात। दूसरा, कोई भी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, मतलब कोई भी छोटी मोटी कोर्ट इस केस को हैंडल नहीं करेगी। जो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, मतलब फर्स्ट क्लास जो मैजिस्ट्रेट, जो बड़ी कोर्ट है ना, मतलब बड़ी कोर्ट ही क्या है, इन मामलों को हैंडल करती है। समझ गए दोनों पॉइंट्स। एक तो कोई भी रैंडम एम्प्लॉय उठ करके केस नहीं कर सकता, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या उसके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर ही कंप्लेंट कर सकता है, तभी केस स्टार्ट होगा। दूसरा, कोर्ट भी क्या है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होनी चाहिए, कोई छोटी मोटी कोर्ट नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से बोलूंगी, अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, एंड हाँ, चैनल की मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें, सो दैट आपको सभी एक्ट्स की जो प्लेलिस्ट एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ मिल सके, एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।